इसमें रिस्क कितनी परसेंट रहती है? बहुत ज़्यादा। आप डरते नहीं हैं? जी नहीं। तो स्टोरी टेलिंग पहले मैंने सीखी, प्रोफेशनली उसको करा, और उसके बाद जब डिग्री ली तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एज अ प्रोफेशन यही करना है। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इंडिया से कोई वहाँ पहुँचा है। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। बाइक को कहीं पे कोई नुकसान होता है, आप अकेले हो, पहाड़ी के बीच में आप पहुंच जी। जाएंगे, आप अपने आप को कैसे बचा लोगे? में, और उसमें भी मैंने कार में पार्ट लिया और उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसद्दिक आलम फिर से एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम एक्सपर्ट टॉक में वक्तन फ़वक्तन कभी ना कभी किसी न किसी दोस्त को आपके साथ मुलाकी कराते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है आभा जी, जो कि उत्तराखंड से है। इन्होंने मोटर कार रेसिंग, बाइकिंग में एक ऐसा नाम कमाया है। मोटर कार की बात करेंगे, काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें इन्होंने अव्वल दर्जा हासिल किया है। इन्होंने बाइक रेसिंग में भी अपना नाम कमाया है। काफ़ी सारे एड्स में एज एक्टर इन्होंने काम किया है, रोल मॉडल रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स, कार्स, बाइक्स के लिए इन्होंने प्रमोशन किए हैं, जिन्होंने मुल्क में बल्कि मुल्क और गैर मुल्की सतह पर अपने नाम को उजागर किया है। इनके साथ आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में है आभा उत्तराखंड से। आपका खैर मकदम है हमारे इस एक्सपो टॉक में। सबसे पहले शुक्रिया आलम, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। जी आपकी श्रीनगर में मैं विज़िट करने आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर जी और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे जी मिले हैं, और एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो जी, जैसा कि आपने कहा, मोटो स्पोर्ट्स हो या बाइक रेस हो, बिल्कुल। तो ये स्पोर्ट जो है काफ़ी मुश्किल स्पोर्ट है सबसे पहले, और दूसरा ये काफ़ी महंगा स्पोर्ट भी है। तो जब बात करते हैं बाइक की, कार की, ये एक मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट है। इसमें 90% हम देखते हैं कि लड़के ही इसमें ज़्यादा पार्ट लेते हैं। बिल्कुल। लड़कियां बहुत कम इसमें इस स्पोर्ट में आगे आती हैं और ऊपर तक जाती हैं। काफ़ी रिस्की स्पोर्ट रहता है, इंजरीज भी आती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जिस दिन मैं पहले दिन आई तो मैंने देखा कि पहाड़ हैं और जंगल भी हैं, काफ़ी सारे पैचेस हैं ऐसे। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा फ़र्क है देहरादून और कश्मीर में। कैसे? एक सबसे पहले तो जो सबसे खूबसूरत डल लेक, यहाँ पे काफ़ी पीसफुल है लिविंग लोगों की। ज़्यादा इतना चहल पहल नहीं होती है। जी टूरिस्ट स्पॉट है जी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी ही लोग शांत स्वभाव के भी हैं यहाँ पर, अच्छा, ये मैंने महसूस। ये जानना चाहेंगे आपसे, लोग अक्सर बाकी दीगर चीज़ों में जाना चाहते हैं। आपके जहन में कब से आया कि मुझे एक मोटर रेसर या बाइक रेसर बनना है, और कब से आपने इस चीज़ के साथ शुरुआत की? जी, तो मेरे डैड जो थे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। ओह, तो वो बाइक्स, वो सॉरी, कार रिपेयर करते थे। उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग की थी लंदन कॉलेज चेल्सी से की थी। और जब मैं छोटी थी तो घर पे गाड़ियाँ आती थी, मैंने देखती थी रिपेयर करते हुए, बात गाड़ियों के बारे में बात करते हुए। तो वो बचपन से ही देखा। लेकिन 2008 में वो चल बसे। और उसके बाद भी मेरे अंदर वो बाइक्स का या कार का क्रेज़ नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीता, मेरी फैमिली में बस माँ और मैं हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब चीज़ों को समझना है, ज़िम्मेदारियों को सँभालना है। घर के जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं बहुत कम उम्र से मैं करने लगी। जी। तो तभी जाके मैंने सबसे पहले मैंने एक टू व्हीलर सीखा, स्कूटी चलाना सीखी, जो कि मैं क्लास 8 में थी। मैं ओह, स्कूटी चलाना शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर कार सीखी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके वो इंटरेस्ट आने लगा कि अब कार सीख ली है, स्कूटी सीख ली, तो अब बाइक भी सीखनी है। बहुत मुश्किलों से एक दोस्त को मैंने कहा था, मेरे बचपन के दोस्त थे, कि मुझे बाइक चलाना सिखाएँ। लेकिन वो कुछ बात हुई, लेकिन वो 5 साल बाद वो मुकम्मल हुआ। ओह। और उन्होंने मुझे सिर्फ़, मैं बताना चाहूँगी, 7 मिनट में बाइक सिखाई है। उससे पहले आप टू व्हीलर, स्कूटी वगैरह कुछ चलाती? जी, जी, बिल्कुल, मुझे आती थी। मेरे को सिर्फ़ क्लचिंग और गियर सीखना था। तो उसके बाद कितने समय तक आपने प्रैक्टिसिंग में रहे, आप चलाते रहे बाइक वगैरह?
बहुत ही सरप्राइज़िंग बात मैं बताने जा रही हूँ। तो मैंने मतलब सीखी, उन दोस्त ने मुझे सिखाई, 1 दिन मैंने सीखा, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस करना नहीं हो पाया क्योंकि वो देहरादून में नहीं रहते हैं, वो कहीं और शहर में रहते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई है और ये 2017 की बात है। उसके बाद 2019 में मैंने अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदी हम्म। और मुझे नहीं आती थी क्योंकि मैं भूल चुकी थी, 2 साल बहुत लंबा समय होता है। और उसके बाद मैंने क्या करा कि धीरे-धीरे मैंने वो मोटरसाइकिल घर से कम-कम डिस्टेंस पे निकालना शुरू करी और हम्म। इस तरीके से खुद से उसको चलाना सीखा। काफ़ी वज़न भी होती है लाइक जो रेसिंग में बाइक्स यूज़ होती हैं। और बात करेंगे अक्सर तो 350 सीसी तक मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को चलाते हुए देखा है। आपने सबसे हाई हेवी कौन सा इंजन यूज़ किया है अभी तक बाइक का? अभी तक जो सबसे भारी बाइक मैंने चलाई होगी वो है निंजा, कावासाकी निंजा 650। ओके। वो मेरे एक फ्रेंड की हैं और मेरा बर्थडे था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे प्लीज़ थोड़ी देर चलाने दें। हम्म। भरोसा करते थे मुझ पे क्योंकि वो बहुत भारी बाइक है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। तो उन्होंने मुझे चलाने दिया और वो मैंने एक्सपीरियंस किया। कंपटीशंस में बाइक रेसिंग में आपने कब से हिस्सा लेना शुरू किया था? इसी साल ये शुरू हुआ है और मैं एक्चुअली मैंने चलाना शुरू किया था स्पोर्ट्स बाइक, तो वो हम रोड पे चलाते हैं, कभी संडे को दोस्तों के साथ किसी छोटी राइड पे चले गए सुबह, तो वो तो मैं करती ही थी। लेकिन मैंने और दोस्तों को देखा कि वो ऑफ रोड करते हैं डर्ट बाइक्स पर और हम्म। रेस करते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं वो करूं। तो उस करके मैंने एक और मोटरसाइकिल ख़रीदी है जो कि है एक्सपल्स 4V आती है हीरो की। तो उस पे फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे ट्रेल्स पे मैं प्रैक्टिस करने जाती थी। तो अभी धर्मशाला में एक रेस हुई और वहाँ पे वो ऑटो क्रॉस रेस थी, तो मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि आप वहाँ जाएं और पार्ट लें, कुछ सीखें। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। ये कैसे हो पाया एक तरफ से बाइक फिर उसके बाद इमिजिएटली आपने कार रेसिंग की ओर अपने ध्यान को मुतवज्जो किया, तो उसके बाद फर्स्ट ही ट्रायल में पोजीशन हासिल कर लेना, इसके पीछे थोड़ा सा आप बताएंगे? एक्चुअली क्या है कि मैं बचपन से ही बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। कभी कभी ये गलत भी हो जाता है क्योंकि जिस चीज़ को मैं डिसाइड कर लेती हूँ उसे मैं हम्म। हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम्म। ये बचपन से ही आदत है। पापा की भी यही आदत थी, तो कहीं ना कहीं वो डीएनए में है। हम्म। तो जब मैं धर्मशाला की रेस के लिए गई और वहाँ पे बाइक में मैंने चलाया, तो वहाँ सिर्फ लड़कों के साथ कंपटीशन था, ऐसा कोई हम्म। वुमेंस कैटेगरी नहीं थी। दोनों उसमें लड़के और लड़कियां जी, दोनों थी? जी, जी। और ऑफ़ कोर्स लड़के बहुत तेज़ थे और मेरी वो पहली रैली थी, पहली रेस थी, तो मैं इतना अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाई। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे कार रेस भी था और मेरे जैसी एक और कार थी, तो मुझे लगा अगर ये भाग सकती है तो मेरी कार भी क्यों नहीं? उस रेस में आपकी कौन सी वाली कार आप ड्राइव कर रही थी? जी, होंडा अमेज़ है हम्म। कार, और मैंने उसी वक़्त रजिस्ट्रेशन कराया और मेरा अच्छा। सेकंड पोडियम आया, जिसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस हो चुका था। हम्म। उसके बाद अगले ही हफ़्ते एक और रैली हुई लाहौल स्पीति में और उसमें भी मैंने कार में पार्ट लिया और उसमें फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की। अच्छा, ये यहाँ पे लोगों को बताना चाहते हैं जो भी मुल्क भर से लोग देख रहे हैं हमें, बाइक रेसेस में तो बाइकर्स तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं हमारे मुल्क में, लेकिन कार रेस में इसमें अगर मैं सही हूँ शायद ही पूरे मुल्क में आपको लेके अभी तक शायद 6 लड़कियां हैं जो कार रेस कर रही है। तो इसके तरफ मुतवज्जो होना, वो क्या लोग डर रहे हैं, लड़कियां डर रही हैं इस चीज़ से? क्या उतना मोटिवेशन नहीं है लड़कियों में कि वो कार रेस में हिस्सा ले? क्या इवेंट्स नहीं हो रही? इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, नज़रिया क्या है आपको? जी, कोविड से पहले तो काफ़ी रेसेस हो रही थी और कोविड तक तो सब कुछ ही शांत हो चुका था। अब क्योंकि अब कोविड का थोड़ा सा जो असर है वो कम हो चुका है, तो लोग फिर से मोटिवेट हो रहे हैं, फिर से रेसेस हो रही हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां इस कार के उसमें भी कम हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कार कैटेगरी में अगर आप पार्ट लेते हैं रैली में तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की ही तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर कार में कुछ कुछ हमें काम कराने होते हैं, जैसे कि मैं लाहौल स्पीति की रेस में गई थी तो कार का पूरा हमें प्रॉपर चेकअप कराना होता है, उसके टायर्स देखने पड़ते हैं, शायद टायर्स नए भी लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम कंपेयर करें बाइक और कार को, ये एक बहुत लॉजिकल चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। कार रेस में जो इंसान स्पोर्ट्स पर्सन है वो काफ़ी सेफ रहता है।
इन टर्म्स कार ऑफ रेस उसको जी बाइक रेस से मुकाबले जी में। जी जी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बाइक और कार की सेफ्टी की बात करें तो कार में लाइक हम सेफ रहते हैं। गाड़ी का नुकसान जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी तो बार बार नहीं मिलती है। तो गाड़ी हो सकता है गाड़ी डैमेज हो, लेकिन कार में इंसान सेफ रहता है। दूसरा ये है कि कार की रेसेस भी कम होती हैं, जैसे अभी रैली ऑफ हिमालयाज़ है, उसमें भी कार कैटेगरी होती है, लेकिन उसमें जैसे 4x4 जीप्स होती हैं वो ज़्यादा जाती हैं। अच्छा। सेडान्स का इतना कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सेडान्स को चलाना उस टेरेन पे बहुत मुश्किल काम है, और मैं सेडान ही चला बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए इसके लिए कैसे रास्ते होते हैं जो रेसेस रेसेस होती है, किस स्टेट्स में अक्सर ये रेसेस कराए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो रैलीज़ होती हैं वो हमारे नॉर्थ ज़ोन में होती हैं, जैसे कि आपके हिमालयज़ है, मनाली, लद्दाख। तो अभी रैली ऑफ हिमालयज़ भी हुई है ऑर्गेनाइज़, तो वो मनाली से शुरू होती है, लद्दाख में ख़त्म होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका 50% रास्ता जो होता है वो पक्का टारमैक रोड होती है, सिटी में से आप उसको चलाते हैं। 500 किलोमीटर की ये रेस होती है, और इसमें फिर जो बाकी आपका जो 60% है या 50% है, वो आपका पूरा कच्चा पथरीले रास्ते होते हैं, रिवर बेड क्रॉसिंग ऑफ होती रोड हैं। होता जी है। जी, प्रॉपर ऑफ रोड होता है, और काफ़ी काफ़ी मुश्किल होता है ये। बाइक रेसर्स हमेशा अक्सर तूफ़ानी रास्तों को चुनते हैं, लाइक पहाड़ियों के बीच में घुस जाना या कहीं ऐसे रोडों को चुन लेना। क्या ये दिल में एक ऐसी चाहत होती है कि इंसान की इतने चाहत, लाइक जैसे कि कश्मीर आप आते हैं, आज आपने मौका मिला आपके साथ बात करने का, ये दिल में होती है चाहत कि हम ऑफ रोड्स पे चलेंगे, कि ये इसके लिए एक फॉर्मेट बना है कि नहीं ऑफ रोड्स पे ही रेस वगैरह करनी है? जी नहीं, ऐसा कोई फ़ॉर्मेट नहीं है। देखिए क्या होता है कि बाइक्स की अलग-अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, जैसे कावासाकी है और आपकी केटीएम है। इनके लिए जो ट्रैक्स हैं वो हमारे टारमैक ट्रैक्स होते हैं। जैसे हमारा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, गुड़गाँव में है। तो वहाँ पे सिर्फ़ स्पोर्ट्स बाइक चलती हैं। अब जैसे डर्ट बाइक्स होती हैं, हमारी एक्सपल्स है, टूरर बाइक्स होती हैं, बीएमडब्ल्यू की जीएस आती है। इन बाइक्स को सिर्फ़ ऑफ रोड पे ही, इन बाइक्स को बनाया ही इसीलिए गया है कि ये ऑफ रोड पर चलाएँ जाएँ। जैसे कि आप बात करते हैं कि पहाड़ों पे क्यों चलाना है ऑफ रोड पे, वो एक जुनून होता है। एक जुनून होता है कि हमें हम जैसे शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा ये लाइन जा रही है, ट्रेल है, वो एक चोटी है, वहाँ मुझे जाना है। तो अगर हम संडे को प्रैक्टिस करते हैं और हम उस चोटी तक पहुँच जाते हैं, कैसे भी गिरते पड़ते बाइक गिरे। इसके पीछे कोई टीम होती है कि आप अकेले जाके अपने सफ़र पे चल पड़ते हैं, या कोई ऐसा साथी होता है कहीं पे खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट पेश आता हो जहाँ पे आपको वो सुविधा मिल सकती है? जी, वैसे बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप ट्रेल पे अकेले ना जाएँ, कम से कम 2 लोग हमेशा होने चाहिए। सोलो राइड ट्रेल्स पे करना बहुत ख़तरनाक होता है, कभी-कभी जंगली जानवर भी मिलते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मैं कौन शुरू कौन से जानवर आपने देखे आज तक? शुरुआती दिनों में मैं यही करती थी, और मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं एक ट्रेल पे गई और वहाँ पे मुझे एक डियर दिखा, और मुझे एक लेपर्ड की आवाज़ सुनाई दी है। तो उस दिन से मैं थोड़ा-सा सँभल के चलती हूँ कि मैं देखती हूँ कि कौन से ट्रेल सेफ़ रहेंगे। छोटे-छोटे ट्रेल्स करें, और साथ में हमेशा एक को-राइडर लेकर चलें। बाइक को कहीं पे कोई नुकसान होता है, आप अकेले हो, पहाड़ी के बीच में आप पहुंच जी। जाएंगे, आप अपने आप को कैसे बचा लोगे? जी, इस ये ट्रिक्स होती हैं, जैसे बाइक गिर जाती है, भारी से भारी बाइक भी जब गिरती है उसको उठाने की एक टेक्निक होती है, जो कि हमें सिखाई जाती है। हम ट्रेनिंग भी होती हैं इसके लिए, और आपस में दोस्त भी एक दूसरे को गाइड करते हैं, हेल्प किस करते लेवल पे आपको इंडिया में आपको मिल रहे हैं ट्रेनर्स हमारे पास मौजूद है जो कि बाइकर्स या मोटर कार रेसिंग में हमें सिखाते हैं कि कैसे चलानी होती है? क्या हमारे पास इतने सुविधा है कि हमारे मुल्क में है कि और होने चाहिए? हैं। जी, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ब्लंट होना चाहूँगी, मोटर स्पोर्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में बिल्कुल भी इनकरेज नहीं है, फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। हाल ही में अभी एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये एक रेस होती है रेड बुल रोमनियाक्स करके, और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इंडिया से कोई वहाँ पहुँचा है। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, और वहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है, सिर्फ पहाड़ होता है और आपको उसको ऐसे चढ़ाना होता है। तो अब
मैं फिर से कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट या फिर जो यहाँ के इंडियन वो हैं इस चीज़ को समझे, स्पोर्ट को समझे, इसके लिए एक अकेडमी बनाई जाए। दो हमारे पास ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, गुड़गांव में भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना वो ओलंपिक्स में एक होता है। जैसे कि किसी हॉकी, फुटबॉल, जी वॉलीबॉल जी के एक जी, तरजीह दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही कि बिल्कुल। आप चाहते हैं कि कार, मोटर कार रेस और बाइक को भी जी, तरजीह देनी तो चाहिए। उस लेवल का ये नहीं इसको इनकरेज किया जा रहा है। अगर इसे इनकरेज किया जाए तो पता नहीं हमारे पास कितने सारे चैंपियंस इस स्पोर्ट के लिए हों। इसमें रिस्क कितनी परसेंट रहती है? बहुत ज़्यादा। आप डरते नहीं है? जी नहीं। अभी शुरुआत है। लड़कियां जो देख रही है बराह रास्त हमारे इस मुल्क से जुड़ी हुई है, हमारे इस बोल कश्मीर के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, इनको क्या कहना चाहेंगे आप, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हूँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस स्पोर्ट में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना डर भूलना होगा। आपको सीखना है, आप सीखें, सबसे पहले समझें। आप अपनी खुद की बाइक ख़रीदें, आप बाइक को समझें और फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ही आप इसमें आएँ। सेफ्टी का ध्यान रखें जब भी आप बाइक चलाएँ। ना मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहें आप स्पोर्ट में ना आएँ, लेकिन अगर आप बाइक राइडिंग करना चाहते हैं, चाहे आप शहर में चलाना चाहें, आप बाइक चलाएं, लेकिन जब भी चलाएं प्रॉपर सेफ्टी गियर पहने, बहुत ज़रूरी है। मैं कितनी बार देखती हूँ लोग, लड़कियां भी लड़के भी क्या करते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाते हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट पहने, आप प्रॉपर राइडिंग शूज़ पहने, गियर्स जो पहने। अक्सर हाईवेज पे या कहीं पे या हमारे यहाँ पे होते हैं, स्टंट्स होते हैं, फिर शूट होता है कहीं पे, काफ़ी सारे नुकसानात भी हुए, कुछ जानें भी चली गई। जी क्या वो करना सही है, या उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि वो आप उस चीज़ को करने से मना करते हैं, कि आप उसको सही नहीं मानते हैं, लाइक स्टंट्स वगैरह जो होते हैं आम शौकिया तरह जी से जी ज़िंदगी जी में? जी। तो अगर स्टंटिंग भी करना मैं फिर से ये रिपीट करना चाहती हूँ, आपने कहा कि अगर कोई स्पोर्ट में आना चाहता है तो देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका है। तो स्टंट के लिए भी हैदराबाद में एक प्रॉपर स्टंट एकेडमी है और ये लोग पूरी 1-2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर तरीक़ों से जैसे आपको व्हीली भी सिखाएं, तो वो प्रॉपर उनके पास मशीन्स होती हैं, उसमें आपकी बाइक इंस्टॉल होती है, वो टायर्स लगे होते हैं और आप आराम से उसमें व्हीली आप सीखते हैं। तो वो प्रॉपर प्रोसेस होती है, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है, तो आप प्रॉपर स्टंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस बाइक उठाएं और आप व्हीली करना शुरू कर दें, इसमें बहुत चोट आती है, नुकसान हो सकता है। आप उसको सही ढंग से सीखें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें। लाइक काफ़ी ऐसी एजेंसीज या ग्रुप्स भी है, कंपनी से जो स्पॉन्सर करते हैं, क्या आपके कोई सामने आया है आज तक, कितनी कंपनीज है जिन्होंने आपको मदद की होगी? जी, बिल्कुल। तो जो मैंने धर्मशाला की रेस की थी, वो मैंने खुद से की थी और उसमें मेरा सेकंड पोडियम आया। तो उसके बाद जब मैं वापस देहरादून गई तो जो वहाँ की डीलरशिप है डिवाइन होंडा के नाम से है, वहीं से मैंने कार परचेज़ करी है। तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरा जुनून देखा रेस के लिए और उन्होंने ये भी देखा कि उनकी जो कार है अमेज़, वो एक ऑफ रोड ट्रेल पर एक ड्राई रिवर बेड पे इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जो कि आज तक कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसे देखते ही उन्होंने मुझे एकदम स्पॉन्सर करना सोचा और पूरी मेरी स्पॉन्सरशिप लाहौल स्पीति रेस के लिए हो गई और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि मैं फ़र्स्ट आऊँगी। तो वो भरोसा था और मैंने उस चीज़ को निभाया और जब मैं वापस आई तो मैं फ़र्स्ट पोडियम जीती। जैसे कि हमने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में ही, बात शुरू करने से पहले ही, रेसर होने के अलावा आप एज एक टीचर हो, एक्टर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? तो मैं लाइक स्टोरी टेलिंग मैं तब से कर रही थी जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मैं अपनी सारी चिंताएं सब कुछ भूल जाती हूँ बच्चों के साथ। तो स्टोरी टेलिंग पहले मैंने सीखी, प्रोफेशनली उसको करा और उसके बाद जब डिग्री ली तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एज अ प्रोफेशन यही करना है। उसके बाद काफ़ी सारे इवेंट्स, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो या इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स, मैंने देहरादून और देहरादून से बाहर का ही काफ़ी सारे स्टेट्स में वो करी है। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि जब मैं बाइक चलाती हूँ या मैं कार चलाती हूँ, ये स्पोर्ट बिल्कुल ही अलग किस्म का स्पोर्ट है और इंसान का जो माइंडसेट या फोकस रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो अगर मैं कह सकते हैं 15 दिन या 20 दिन के लिए लगातार मैं बाइक चलाऊँ
या रेस करूं, तो मेरा माइंडसेट बहुत बहुत अलग हो जाएगा। इंसान बहुत ही अलग किस्म के माइंडसेट में चला जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए जब मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ या मैं बच्चों को स्टोरी सुनाती हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड रहती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, हर किसी इंसान के लिए एक बैलेंस माइंडसेट होना। नहीं तो अगर हम एक ही चीज़ लाइक अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बॉक्सिंग करते हैं, वो एक बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंडसेट जो होता है वो एकदम एक मशीन की तरह एक इंसान हो जाता है। क्योंकि जो भी स्पोर्ट हो, चाहे मोटर स्पोर्ट भी हो, उसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमें जिम जाना होता है, हमें एक्सरसाइज करनी होती है, हमें फिर बाइक भी चलानी होती है। तो एक वो प्रॉपर स्केड्यूल होता है, जितने भी फैक्ट्री रेसेस हैं वो फॉलो करते हैं। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई और एक्टिविटी जो कि जिससे हम इमोशंस हमारे जुड़े हों वो करें, तो उससे एक बैलेंस मैं बना पाती। देहरादून में काफ़ी प्लेस हुए हैं, तो उसमें मैंने एक्ट किया है। लेकिन मैं एक ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि थिएटर जो है बहुत मुश्किल है, और उसे आप प्रोफेशन ना बनाएं। उसे प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता, आप उसे एज अ हॉबी ले सकते हैं। आप एक्टिंग में के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक तरफ से आप रेसर है, एक तरफ से आप एक्टिंग है, और आपके काफ़ी सारे एड्स भी आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख पाते हैं? जैसा कि आपने मेंशन किया कि एक्टिंग तो पहले से ही मैं कर रही थी, ड्रामेटिक्स कर रही थी। तो उसके साथ साथ फिर जब कोविड हुआ, तो उसके बाद स्कूल्स में मेरी क्लासेस इतनी नहीं हुई थी, बिकॉज स्कूल्स बंद हो चुके थे। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दें। तो काफ़ी सारे बाइकर्स व्लॉगर भी हैं, वो व्लॉग बनाते हैं, कहीं जाते हैं, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं रोज़ की। तो मैंने पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि मोटो व्लॉगिंग क्या होता है। पहले मैंने इस चीज़ को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं करना है। ये तो मतलब ऐसा हुआ कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, जो कि उनका व्यू पॉइंट है, जो कि ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, मुझे कुछ प्रोफेशनल करना था। अलग करके दिखा। जी, जी। और फिर मैंने पावर ड्रिफ्ट और ऑटो कार की वीडियो देखना शुरू करी, जिसमें वो नई-नई गाड़ियों के बारे में, कार्स के बारे में नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ऐसा कुछ किया जा सकता है। और फिर मैंने एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाई जो कि केटीएम के साथ थी, और वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद करी, उसको सराहा। और उसके बाद ही फिर डीलरशिप्स ने खुद हमें बुलाना शुरू करा, और धीरे-धीरे करके फिर मैंने अपनी एक छोटी-सी प्रोडक्शन टीम सेटअप करी, और हम फिर प्रॉपर एड्स बनाने लगे। अभी आप 650 चला चुकी हैं, तो फाइनल आपका बाइक्स में क्या ड्रीम अभी है कि मुझे कौन सी बाइक अभी चलानी है जिसका आपको काफ़ी शौक है? अ, ऐसा कोई पर्टिकुलर बाइक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स ऑलवेज अबाउट द स्किल्स। कि आप चाहे आप 100 सीसी की भी बाइक चलाएं, लेकिन आप उसे स्किलफुली चलाएं। कैसे दौड़ाएं? जी बिल्कुल, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। और अगर आप 1000 सीसी की बाइक भी चलाएं, तो वो आप स्किलफुली। आने वाले दिनों में कौन सा इवेंट होने वाला है जिसमें आप एज रेसर हिस्सा ले रही हैं? एज अ रेसर तो नहीं, लेकिन अभी लद्दाख में एक इवेंट होने वाला है जो कि काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, और इसका नाम है आउटबैक फेस्टिवल, जो कि पावर ड्रिफ्ट और हार्ले डेविडसन की एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे इंडिया के बैंड्स आ रहे हैं, और इसमें स्टंट शोज़ होने वाले हैं, काफ़ी सारी जीप्स आएंगी। तो उसमें मैं एज अ ऑफिशियल मैं पार्ट ले रही हूँ, और चीज़ों को देखना है, समझना है, संभालना है। तो रेस नहीं है, एक फेस्टिवल है, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। लद्दाख जाना हो रहा है पहली बार, और काफ़ी खुश हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई और मुझे सेलेक्ट किया गया। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार वाले कितने खुश हैं आपको इस फील्ड के साथ जुड़ने के बाद? शुरुआत के दिनों में तो मम्मा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी रिस्की इसको। था। बहुत, जब मेरी पहली बाइक आई केटीएम मैं ख़रीदने जा रही थी, तो वो इतनी अपसेट थी कि वो गई भी नहीं थी डिलीवरी लेने बाइक की। वो इसके ख़िलाफ़ थी, वो डरती थी। आज भी जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ बाइक लेके, वो टेंशन में रहती हैं, वो परेशान रहती हैं, वो वेट करती हैं मेरा। लेकिन जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स कर रही हूँ, तो वो खुश होती हैं। हमारे इस स्टेज से लोगों के लिए कोई पैगाम? मैं सबसे पहले तो मैं ये बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी यहाँ की लोगों का, श्रीनगर का, आपका। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, बहुत यहाँ पे अच्छे लोग, यहाँ का कल्चर मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मैं बचपन से ही श्रीनगर आना चाहती थी, देखना चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ लोगों के ऐसे कुछ सोच है कि कश्मीर, ओ इट्स डेंजरस,
डेंजरस, यहाँ पे आने से लोग डरते हैं, लेकिन ये सबका अपना अपना एक सोच है। और बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई, मैंने शहर को देखा, जाना, समझा। और लास्टली यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहें उसे करें, और हर दिन ऐसे जिएं कि जैसे वो आखिरी हो। आभा जी, आपका बेहद शुक्रगुजार है हम कि आपने यहाँ पे आके हमें मौका दिया। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल यहीं पे आपसे रुखसत लेना चाहेंगे। अगले शुमारे में फिर लेके आएंगे एक नए मेहमान को, एक नए एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट के साथ एक्सपर्ट टॉक बात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।